Assalamualaikum. Welcome back to another podcast with Fark Padta Hai. Today we're going to be talking about the connection between education and countering violent extremism. And for this very important topic, we have a very important guest with us here today, Dr. Zafar Iqbal, who is a professor of media studies and also the former dean of social sciences at the International Islamic University of Islamabad. Thank you so much for joining us today. Thank you. Dr. Zafar Iqbal has a wealth of experience in writing about Islamophobia and about violent extremism in general. He has been advocating for youth involvement in these areas, and so his insights are invaluable to this podcast. So, starting off with this podcast, if we just talk about the broader theme कि radicalization में जो efforts पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है and how do you think we can improve these efforts कि हम awareness से एक stage आगे भी जा सकें? Thank you very much. बहुत interesting topic है, and I appreciate your effort, your organization's effort on this subject because I have been often engaged with you people on this very important subject. मेरे ख्याल के मुताबिक जिस लेवल का ये प्रॉब्लम है जिसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, which then ultimately turn into violent extremism. ये इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे ये लगता है कि जितनी हमारी एफर्ट्स हैं हमें उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे देने की ज़रूरत है। जी लेकिन एज योर क्वेश्चन pertains to that whether I'm satisfied with the efforts being input being given to this subject, उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली टेक इट एज वन ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस सब्जेक्ट वो ये कि हम मुझे ये लगता है कि बहुत पार्क फैशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू को एड्रेस करने की और हम अभी तक मुझे नहीं लगता कि हम अवेयरनेस से ऊपर पे कहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, एड्रेसिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म या एड्रेसिंग दिस द क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रीमिज्म दैट इज स्टिल फॉर ऑफ फ्रॉम अस। मुझे नहीं लगता कि हम उसकी तरफ अभी कोई एक स्टेप भी उसकी तरफ मूव किया है। हमारे डिस्कशन के ये अवेयरनेस सेशंस होते हैं, इस अवेयरनेस सेशन में ये तो ठीक है कि वी आर एबल टू स्टीर द माइंड्स ऑफ आवर यूथ टू बी able to just let them know about it that what is extremism. जी और वो एक थोड़े और बड़े अनसिस्टमेटिक फैशन के अंदर टॉक शोज कर लेते हैं, कुछ सेमिनार्स कर लेते हैं, कोई इस किस्म के पॉडकास्ट कर लेते हैं या कोई वॉक्स अरेंज कर लेते हैं या कोई पोस्टर उस किस्म के कॉम्पिटिशन हम अरेंज कर लेते हैं। But these are the awareness sessions only. These do not have to do anything with actually targeting this actively issue. combating. वो अभी तक हम गए नहीं हैं। अब उसके हवाले से if I'm there to work on this subject, how would I do that? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि जो एक्सट्रीमिज्म है ये कोई एक यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। हमें सबसे पहले इस बात की समझ बिल्कुल वी आर एक्सट्रीमिस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, we are extremists in terms of racial identities that we are attached with. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे different ethnicities for diversity. we are very diverse in terms of our languages. अब linguistic level पे जो extremism emanate होती है या racial level पे जो extremism emanate होती है generate होती है इन सबको या पहले जैसे मैंने किया कि सेक्रेटरियल फिर आपके पास पॉलिटिकल पोलराइज्ड सोसाइटीज हैं और पिछले कुछ अरसे से तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली पोलराइज्ड। फिर ये जो हमारे मुल्क के अंदर प्रोविंशियलिज्म भी अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म को जनरेट कर रहा है। अब मैंने आपको कुछ शेड्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म बताए हैं कि वी हैव डिफरेंट फॉल्ट लाइंस और ये सारी फॉल्ट लाइंस एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है जो कि थोड़ी सी आग लगाने से कुछ तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्मोल्डरिंग फैशन में चल भी रही है। कोई हमारा दुश्मन इनमें से किसी एक फॉल्ट लाइन को थोड़ी सी आग लगा के हमारे अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास कर सकता है और जो एक्सट्रीमिज्म एट द लेवल ऑफ प्रोग्रेशन या माइल्स पे अवेलेबल है वो मेरे ख्याल है फौरी तौर पर किसी न किसी काइनेटिक एक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। तो पोटेंशियल जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज है वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर पाई जाए। अब इफ आई हैड बीन एट दिस प्लेस टू एड्रेस इट तो मैं ये कहता कि आईजी पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से वी शुड पुट पीपल अराउंड द टेबल टू डिस्कस दिस इन फाइनली और फाइनली हमें इनको हेड आउट करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ प्रोविंशियलिज्म की
क्या रीजंस हैं कि वी आर वेरी parochial in terms of our outlook, in terms of regional identities? हम क्यों को इस फॉर्म के अंदर आप लेके जा रहे हैं कि मैं फलां सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा हक मारा जा रहा है, और एक्सट्रीमिज़्म, और जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर, जैसे जीबी के अंदर, कश्मीर के अंदर, बाकी ममालिक के बाकी हमारे प्रोविंसेस के अंदर आ रहे हैं, और वो फिर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ को जनरेट कर रहे हैं। अब अगर हम सेक्टेरियन की तरफ जाएँ, तो सेक्टेरियन के बड़े और पहलू हैं। पहले तो हम सेक्टेरियन सिर्फ़ 2 फैशंस के अंदर लिया करते थे कि 2 स्ट्रीम्स थी। अब वो एक के अंदर कई-कई स्ट्रीम्स आ गई है। तो मुझे ये लगता है कि वी नीड टू properly define, properly thread out the entire fabric of variables that are in fact contributing to some kind of extremist tendencies in the people, in the masses. अब हम इन सबके, यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखूं कि if you see the antecedents of any kind of extremism in any society, so they might be having different antecedents, different reasons of extremism. But if you have to look at the manifestations of extremism, तो हो सकता है आपको एक Similar. तो हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीमिज्म की मैनिफेस्टेशंस में जाते हैं, और फिर इसके मुताबिक कहते हैं कि जी ये तो बड़ी वायलेंट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कत्लो गारत हो जाती है, फिर हर देश का कोई इलाज नहीं। भाई, until and unless we go for some kind of diagnostics of the problem, we cannot put up any kind of prognostics with that. Yeah. तो prognostics आपको उसी सूरत में हो सकता है कि जब इसको आप प्रॉपर्ली समझ सकें, वरना one solution fit for all the problems, rather all the anathema of our society, that would not work at all. This is like if I had been to work on it, then I would be calling people around the table to discuss this and debate it, to to very finally, यानी मैं फाइन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसको मैं कहीं एड्रेस कर सकूं कि ये नेचर ऑफ एक्सट्रीमिज्म क्या है। फिर उसके बाद आप अगली स्टेज पे अगर जाएं, तो हमें ये नजर आता है कि कौन सी एक्सट्रीमिज्म किस लेवल की मौजूद है किसी एक इलाके के अंदर। मैं ये नहीं समझता कि एक एक्सट्रीमिज्म टेंडेंसी जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, सेम लेवल एंड ऑफ सेम नेचर टेंडेंसी आपको नजर आती है बलूचिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर फॉर दैट मैटर, यार केपी के अंदर। नो, दे ऑल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। So we need to find out the reasons of every kind of extremism that is there. अब दूसरे लेवल पे ये बनती है, फिर मुझे यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि जो लेवल ऑफ एक्सट्रीमिज़्म है कहाँ पे है? कहीं वो रेडिकलाइज़्ड अप्रोचेस के अंदर मौजूद है। रेडिकलाइज़्ड अप्रोचेस एक्चुअली फिर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर आगे जाके वो किसी एक्सट्रीमिज़्म को जनरेट करती है। वो एक्सट्रीमिज़्म जब किसी ख़ास हद से ऊपर होती है, तो एक रीज़न बनती है, और हमें काइनेटिक वायलेंट एक्शंस की सूरत में हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक यू सी एन एक्टिविटी अमंग ऑल द लेवल्स। तो हमें हर एक के लिए डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेटजीज जीने हैं, डिफरेंट सेट ऑफ रेमेडीज की जरूरत है, इसके डिफरेंट प्रोग्नोस्टिक्स की जरूरत है। फिर उसके अंदर जाए पॉपुलेशन अलग है कि आपके स्टूडेंट्स किस लेवल पे हैं, आपके जनरल पॉपुलेशन किस हवाले से है, आपके ट्रेडर्स किस हवाले से हैं, आपके फीमेल्स किस हवाले से इस चीज़ों को लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स, मैंने अभी इसको थोड़ा सा एक खाका पेश करने की आपको हमने कोशिश की है, इतनी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इतने सरफेस लेवल पे इतने अम्ब्रेला टर्म के अंदर सब डाला जाना। के जैसा पॉकेट में रख देना और कहना कि हमें जो है ना सीवी पे काम करने कहता है। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वी नीड टू कम अप विद वेरी कंप्लीट सॉल्यूशन बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम नंबर 1 वेरी वेल, एंड देन फाइंडिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन व्हिच आर वेरी डिफरेंट, probably from area to area, probably from the group of people to group of people. कोई one remedy fit for all kind of things. This is a very valuable insight कि where oftentimes हम ऊपर से ही देख रहे होते हैं प्रॉब्लम को, और हम इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई जनरल पॉपुलेशन का कंसेंसस या एक आइडिया यही होता है कि सीवी का नाम सुनते डर है कि ये तो पोस्टर्स का काम है, ये तो मे बी गवर्नमेंट का काम है, पर एट एन इंडिविजुअल लेवल मे बी दिस इज आउट ऑफ आवर रीच, व्हिच इज व्हाई पीपल गो फॉर अवेयरनेस रादर देन एड्रेसिंग दिस रूट कॉज। दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल इंसाइट कि एक्चुअली हमने कभी डायसेक्ट ही नहीं किया कि इसमें मतलब क्या है। एंड द पॉइंट दैट यू मेंशन कि ज़रूरत इस बात की है कि हम डिस्कस करें, एक टेबल पर सबको लेकर आए और कहें कि इतने क्या डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इतनी एक्सट्रीम रिएक्शन जो है वो आ रहे हैं।
इसी पॉइंट पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या फिर यूथ इन जनरल की बात करें, आपने बात की कि हमें कॉग्निटिव लेवल पे क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टिल करनी चाहिए अपने यूथ के अंदर, ताकि वो खुद इन प्रॉब्लम्स को एट द रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकें, बजाय इसके कि जब मामला हाथ से निकल गया तो फिर हम सीवी एफर्ट्स की तरफ जाएँ। तो इसमें अगर आप थोड़ी-सी लाइट शेड कर दें कि कैसे हम ये क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टिल कर सकते हैं और इसके क्या मैकेनिज़म्स हैं आपके पास? थैंक यू वेरी मच। और डायरेक्टली आप आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर आस्किंग अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम वाक़ई कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसकी कोई टेक अवे इसकी फॉर्म के अंदर भी हमारे नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डिनायल ऑफ अ थिंग दैट इज इन फ्रंट। आज प्रॉब्लम ये है कि हम किसी चीज़ को नेगेट करना हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव समझा जाता है। बिल्कुल। क्रिटिकली तो है क्या? किसी चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास हाइपोथेटिकल प्रोपोज़िशन ये होती है दैट डज़न्ट एक्जिस्ट और व्हाटएवर इज़ देयर दैट इज़ नॉट द वे इट इज़। हुँ। अब यहाँ से ही एक्चुअली चीज़ शुरू होती है। चैलेंज करना, क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को चैलेंज करना। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हमारे बच्चों में, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, आपने सैक्रोसैंक्स डेवलप ये टच नहीं कर सकते, इस पे बहस नहीं कर सकते, इस बंदे को नहीं बुला सकते, इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर सकते। क्या टर्म बताई सर आपने? स किस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि सैक्रोसैंक्ट्स हमने अच्छा। बना ली हैं कुछ एरियाज़, यानी मुकद्दस एरियाज़ हमारे लिए बन गए हैं, अनटचेबल्स बन गए हैं। वो अनटचेबल्स हमारे लिए इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अब सोसाइटी के अंदर है। तो जहाँ पर अनटचेबल्स होंगे, वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है चैलेंजिंग समथिंग, बेसिक प्रीमिस को चैलेंज। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था, मैं अगर इस पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि न्यूटन ने जो दिया था वो गलत। वो गलत है। क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, मेरे मुल्क के अंदर, मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, कि क्रिटिकल मास को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिनायल स्टेज के डिफाइन करना पड़ता है कि किस लेवल पे जाके हम इस चीज़ को डिनाय कर सकते हैं। आगे से। जब डिनायल ना हो सके, जब डिबेट ना हो सके, जब डायलॉग ना हो सके, डिबेट में क्या होता है? देयर आर ऑलवेज टू बाइनरी पार्टीज, अपोजिशनल फोर्सेस होती है। एक देता है अपने आर्गुमेंट, दूसरी देता है, एंड देन देयर इज सम काइंड ऑफ सिंथेसिस। बिल्कुल। प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे बड़ा ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग उस वक्त होगा कि जब आप किसी दिमाग को सोचने पे मजबूर करेंगे, दिमाग को किसी चीज को चैलेंज करने पे मजबूर करेंगे। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर चैलेंज करने की कैपेसिटी अनफॉर्चुनेटली हम जनरेट ही नहीं कर रहे अपने स्टूडेंट्स को। वी आर इन फैक्ट forcing them to accept the thoughts that we are trying to. Sir, I would like to share an insight too कि being a student myself of social sciences, I have seen this कि बजाय इसके कि जैसे आपने कहा ना डिनायल बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो एक चीज़ प्रेजेंट कर रहा होता है कि अब आप खुद क्रिटिकली इसके बारे में सोचो, एक चीज़ फैक्ट के तौर पे सोशल साइंसेज में प्रेजेंट की जाती है कि एक ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, जो भी है ये फैक्ट है, अब आप उसको डिफेंड करें, इसके बारे में पढ़ाई कर लें। तो देयर इज नो रूम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग जैसा आपने। Absolutely नहीं, ये तो ओपन माइंड जब तक नहीं कोई हमारे यहाँ डिबेट का फैशन नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि हम अपने मुआशरे के अंदर, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्रिटिकल माइंड्स को पैदा कर सकते हैं। क्रिटिकल माइंड ओपननेस से पैदा होता है। क्रिटिकल माइंड आपका पैदा होता है कि जब आप दिमाग को इस फैशन के अंदर पैटर्न करने की कोशिश करते हैं अपने इंडिविजुअल्स की, अपने स्टूडेंट्स की, जहाँ पे वो अपनी जो सोच है, उस सोच को कहीं पे पुट अप कर सकता है फॉर एवेल्युएशन। आज हमने क्या, आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, बट दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ वेरी एप्रोप्रिएटली डिपिक्टिंग और डेमोंस्ट्रेटिंग व्हाटएवर वी आर सफरिंग फ्रॉम, कि हमने तोले शाह के चूहे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर ना दिमाग के ऊपर एक वर्ड्स लगा लोहे का एक स्कल के ऊपर ना एक लोहे का स्कल लगा देते हैं कि दिमाग इससे ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। जब दिमाग इससे ऊपर बढ़ेगा तो तब जाके क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कोई ऐसी डिबेट्स जनरेट नहीं कर रहा, कोई ऐसे डायलॉग भी नहीं दे रहा। फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या है? टीचर आता है, उसके पास एक गिवन टाइम है, भाई 3 घंटे, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, स्कूल और नीचे लेवल पे तो और ज़्यादा मुझे जी। ध्यान है। मैं ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे टीचर आता है, 3 घंटे का आपके पास टाइम स्लॉट है, ये आपके पास कोर्स करिकुलम है और आपने इसको 3 घंटे के अंदर अपने जो भी चीज़ें हैं वो पोर इन करने हैं, एक दिमाग से दूसरे दिमाग में डालने हैं। विदाउट गिविंग एन एनी अपॉर्च्युनिटी
to challenge the thoughts that you are trying to डिस्कशन नहीं हो रही। डिस्कशन नहीं है, चैलेंज करने की बात नहीं है, ओपन एनवायरनमेंट नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, दैट हैज़ टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डायलॉग। बेशक आप अपने जो सेमेस्टर है, जो टाइम है आपके पास, उसमें कम पढ़ाएँ, लेकिन इन डेप्थ पढ़ाएँ, लेकिन उस फॉर्म के अंदर पढ़ाएँ कि उसके हवाले से जो भी इश्यू या जो भी क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में उभर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को डिबेट में ले आके किसी एक लाइन की तरफ अगर आप चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी बनता है। फिर सबसे बड़ी बात है बेटा, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि हमारा टीचर इस पे ट्रेंड ही नहीं है। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरा टीचर ट्रेंड नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर अगर टीचर्स को देखें, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ the criteria for appointment of a teacher is कि you have done PhD, you have done MS, and then you appear before a selection board, and they, by looking at your suitability, how do you speak out, what kind of, you see, way you post yourself, on the basis of that you are selected or you are rejected. And once you are selected, the other day you are there in front of to teach them. That is actually not the way. You see, this is a very complex job. This is a very important, The most important. assignment. Still, you have not given him any training. You have not given him any process of engagement, rules of engagement. So that क्या होंगे? Impart कैसे करना है आपने? दिमागों के अंदर जो उनकी थॉट्स हैं उनको कैसे बाहर निकालना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है? कि सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के जो डिफरेंट मोड्स हैं, उनको आपको वहाँ पे बताने की जरूरत है। मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे जो ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स है, before you are there to open up the minds of the people for critical thinking, this is very important that a teacher should be trained how to become a teacher, because ultimately teacher has to become a model for them. So if they do not have this capacity to open up the mind of the people, how could they be able to then generate critical thinking? सर राइट ऑन दिस टॉपिक अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स की ट्रेनिंग ना होने की वजह से उनको वही एक लेक्चर फॉर्मेट में वो आके लेक्चर डिलीवर करके जा रहे हैं और कोई क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टॉल नहीं हो रही। अगर हम करिकुलम और टीचर दोनों के साथ बात कर सकें कि वुड इट बी बेनिफिशियल अगर हम करिकुलम में भी चेंजेस करें। Absolutely. जो अगली बात है ना वो यही है कि हमारे करिकुलर बेस्ड किस चीज पे है? हमारे करिकुलर बेस्ड है ऑन अमाउंट ऑफ नॉलेज आई वुड लाइक इम्पॉर्ट। मैं ये कहता हूँ मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थीरीज। बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर दे शुड बी एबल टू डू दिस टास्क। बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर दे शुड बी एबल टू बी well versed on the various aspects of the subject that you teach करें। यहाँ पे कहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो? देखिए, मैं अक्सर औकात ये कहता है, number one is very important component of any kind of learning process is that whatever is coming to you as a subject, as a knowledge, you should be able to first challenge it. अगर आप चैलेंज नहीं करते तो फिर उसके अंदर कोई चीज ऐड या उसके अंदर जो चीजें मौजूद है उसको डिलीट करने वाला को काम है। Are we doing anything like that? We are simply doing the replication. This has been said by someone and we are asking you to please accept it as such. बिल्कुल। यहाँ से कहाँ से हम कोई एक क्रिटिकल माइंड्स पैदा कर सकते? तो मैं समझता हूँ कि करिकुलर के अंदर डिबेट्स हम वेस्ट के अंदर जब जाते हैं वहां पे जब हम देखते हैं तो दे डू नॉट टेल यू द प्रिंसिपल्स ऑफ समथिंग। मजे की बात इसको जरा प्लीज समझे, हम चीजों के असूल बता रहे हैं। असूल क्या है? सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, इस चीज को ऐसे एक्सेप्ट करो, इस चीज को ऐसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इस चीज के साथ इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। दीज आर यू कॉल द प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग समथिंग। व्हाट एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू इट, हाउ टू इम्पार्ट एंड मेक इट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ये कहाँ पे होगा? ये सेक्टर जो ट्रेनिंग के हवाले से है वो टोटल मिसिंग है हमारे पूरे के पूरे, चाहे वो हायर लेवल पे जाए चाहे वो नीचे लेवल पे जाए, मौजूद ही नहीं है। हमने एजुकेशन के नाम पे अपने स्टूडेंट्स को थियरीज पढ़ाई हैं, असूल पढ़ाए हैं और दैट इज इट। बट एक क्रिटिकल माइंड बिल्ट अप करना, एक ऐसा बिहेवियर जनरेट करना जो सोसाइटी के लिए फंक्शनल हो, बेहतर हो, उस हवाले से हमारा करिकुलम डिजाइन ही बिल्कुल ऐसे। डिजाइन नहीं है तो उससे एक्सपेक्ट करना कि उस किस्म के रिजल्ट से दैट वुड बी आई थिंक द थिंग दैट यू सेड मैं आप जब बोल रहे थे मैं साथ-साथ इतना इसीलिए आई वाज़ स्माइलिंग कि मैं इतना रिलेट कर रही हूँ उसके साथ। मैं कल अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और तब ना बुक का जो चैप्टर था बहुत लंबा था एंड आई वाज़ लेज़ी।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियोस देख लूँ यूट्यूब पे। अब वो वीडियोस थी ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड, जहाँ पे वो दे वर हैविंग दिस डायलॉग ऑन द सेम टॉपिक, एंड इट मेड मी रियली स्टार्ट टू थिंक कि अगर मैं बुक से पढ़ लेती जैसे इंटेंडेड था फॉर द एग्ज़ाम, तो इट वाज़ अ वेरी बोरिंग टॉपिक। But going through the discussions that they were having, they were challenging these ideas, they were bringing in their own thoughts. I thought कि काफ़ी सैड है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम चैलेंज कर सकें। On the same topic, आपके ख़्याल में टीचर्स का कोई रोल है कि वो अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई कर सकें अपने स्टूडेंट्स के अंदर या अपनी सराउंडिंग्स में कि क्या हम एक एक्सट्रीम या इस तरह का कल्टीवेट तो नहीं कर रहे एनवायरनमेंट, even sometimes without meaning to, by saying something, because when a teacher is saying something from a position of authority, people are bound to listen. So please shed some light on how careful that we need to be about saying things and what role teachers have in that. जब मैं ये बात कह रहा था कि टीचर आर सपोज टू बी ट्रेन टू बिकम अ टीचर, क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट के साथ एक रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी अ सेमेस्टर, 4.5 माह से 6 माह तक वो एक स्टूडेंट के साथ या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ एंगेज्ड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू होती हैं। आपको स्टूडेंट्स के माइंडसेट का पता चल जाता है, किसी एक के अंदर किस किस्म की टेंडेंसीज हैं, उनके हवाले से आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर आपका जब पता चले तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत होती है कंसर्न ऑफिसर्स को। मैं आपके सवाल को एक्सट्रीमिज़्म के पर्सपेक्टिव में ही ले रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इज़ माय टीचर सेवी ऑन दिस वेरी सेंसिटिव टॉपिक और सब्जेक्ट? Does he know the technique to spot someone who seems to have some kind of, you see, violent tendencies in his approaches or her approaches? ये मुझे लगता है कि चूँकि वो खुद ट्रेन नहीं है और उसको बताया ही नहीं गया, उसको वो मेथड्स ही पता नहीं है, तो लिहाज़ा वो किसी भी स्टूडेंट को गेज करता है किस सूरत में? स्टूडेंट को गेज करता है एक टीचर इस सूरत में कि मैंने जो पढ़ाया था इस इतना पोर्शन उसने याद किया और इतना पोर्शन उसने याद नहीं किया। ये नंबर कम लेने वाला मेरे यहाँ स्टूडेंट्स है और ये नंबर ज़्यादा लेने वाला स्टूडेंट है। आई थिंक बियॉन्ड दैट अ टीचर इज़ नेवर कंसर्न्ड अबाउट हिज स्टूडेंट्स। एक बात। दूसरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए पास बात ये है कि हम यूनिवर्सिटियाँ या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मैं समझता हूँ कि वो अब एक बड़े वंदिया बन गई हैं। वंदिया इन द सेंस कि एक आइडियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर जो होने चाहिए, दुनिया में एक फैशन है जिसमें ताकि टीचर इफेक्टिवली उनको प्रमोट कर सके, उनके दिमाग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, वो आपको एक ऑप्टिमल लेवल दिया हुआ होता है। But you do not see anything like that. Now the universities are concerned with how many number are there in the class. अब अगर आपके स्टूडेंट्स की तादाद 30 से कम है, तो कहते हैं कि ये तो क्लास ही नहीं है। एक कोर्स पढ़ाया ही नहीं जाएगा बिकॉज़ देयर आर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। माय गॉड! मैं समझता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स को भी आप कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर आप वाक़ई पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप वाक़ई उस सब्जेक्ट के हवाले से कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, आप वाक़ई स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक थोड़े से टाइम के अंदर किसी एक खास सब्जेक्ट पे बाय अ टीचर, ये एक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटियों को मार्केट बना दी है, कमर्शियलाइज कर दिया है। बिजनेस मॉडल में मोर द नंबर्स, मोर द मनी एंड ऑफ कोर्स मोर easy for you to handle the things. But what we get at the end of the day, we end of the day get a crap virtually. जिसने सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। कॉन्सेप्ट्स उसके बड़े सरफेस लेवल पे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग उसके नाम की नहीं है। वो फिर बहुत आसान टारगेट बन जाते हैं किसके लिए? फॉर द पीपल दोज़ हू कैन पॉल्यूट द माइंड्स ऑफ द पीपल। Easily manipulate. उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। वो जाते हैं रील्स देखते हैं, वो जाते हैं सोशल मीडिया। अभी ऐसी सूरत हाल में तो टीचिंग और क्लासरूम मैं समझता हूँ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब आपके पास जो एक वल्नरेबिलिटी के ऑप्शंस टू डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया एंड स्टूडेंट सक्सेस टुवर्ड्स दोस मीडिया, वो जब इनबैलेंस हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए बहुत सारी बन जाता है कि आप क्लासरूम में ज़्यादा बेहतर चीज़ों को रखें, ताकि वो जो एक स्लिप होने के चांसेस किसी स्टूडेंट के लिए हो सकते हैं, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के हाथों में जाने के, किसी भी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी को फॉलो करने के, वो कम हो सके। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होता है? दे
they go on social media to vomit their negative thinkings. अगर आप मैं क्लास में किसी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे मैं उसके एनर्जीज को चैनलाइज कर सकता, अगर मैं किसी स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी दूं, आई आई बिलीव बीइंग अ टीचर द वन हु बिलोंग्स टू सोशल साइंसेस, आई बिलीव कि आप वही देखेंगे कि वो सोशल मीडिया पे जाके अपने वेनम को किसी भी सूरत में वोमिट कर रहे होंगे और किसी न किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का फिर हिस्सा बन रहे होंगे। हमने चैलेंजेस की बात की टीचर्स के रिलेटेड, करिकुला के रिलेटेड, जो सोशल मीडिया के चैलेंजेस हैं, उन सब पे हमने बात की। अगर समिंग एवरीथिंग अप, अगर एंड में हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, अगर आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं या ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनसे हम लर्न कर सकते हैं, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू शेयर विद द ऑडियंस। Thank you very much. As I said earlier in the very beginning, in response to your question, कि हमें CVE, PVE के फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, वो किस किस फ़ेज़ ऑफ वल्नरेबिलिटी में मौजूद हैं। इसके लिए आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको नंबर 1 एक बहुत ब्रॉड लेवल पे, ब्रॉड बेस काम करने की ज़रूरत है कि नेचर ऑफ पोटेंशियल ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म किस साइड पे है और उसका लेवल क्या है। नंबर 1 थिंग आई थिंक व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़े ब्रॉडर लेवल पे, नेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत है। अगली हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि मैं समझता हूँ कि ये अब एक ऐसा एक्सट्रीमिज़्म, मैं एक्सट्रीमिज़्म को कहता हूँ कि दैट इज़ मदर ऑफ ऑल वाइसेस। सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुराई है ना, उन सबको अगर आप देखें तो नीचे पे आपको एक्सट्रीमिज्म से ही वो जनरेट होती हुई नजर आ रही है। तो हमें इस हवाले से मुझे लगता है कि नीचे से लेकर फ्रॉम योर प्राइमरी एजुकेशन टू दी हायर लेवल एजुकेशन देयर शुड बी सम इंटरवेंशन, एकेडमिक इंटरवेंशन ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट टू गेट इट इंट्रोड्यूस्ड ओवर देयर। हमने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा है कि ये किस किस्म की टेंडेंसीज हो सकती हैं जिसका कोई बच्चा शिकार हो सकता है, और अब उसके हवाले से उसको अवेयरनेस देने की कोशिश करें। तो अ सब्जेक्ट ऑन दिस सब्जेक्ट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद वैरायटी ऑफ यू सी लेवल्स, अगर आप मुख्तलिफ लेवल पे इसको देखने की कोशिश करें। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए कि आपके करिकुलम के अंदर, क्योंकि आपका जो मेन एरिया था वो स्टूडेंट्स, टीचर्स और यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस, इस हवाले से है, तो मैं इस हवाले से सजेशन अपनी दे रहा हूँ कि आपको अपने जो कोर्स आउटलाइंस हैं, जिसको हम एरोनियसली वर्ड करिकुला इस्तेमाल करते हैं, बट आई विल यूज दिस फॉर फॉर द फॉर द कंफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ही कहूँगा। तो हमें करिकुलर को, अपने करिकुलम को जरा एक नज़र देखने की जरूरत है कि कहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन जिनके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज हैं और उनको हम हीरोइक फैशन के अंदर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने, मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखें तो हमने जंगों को और उन लोगों को जिन्होंने मार धाड़ करके और ममालिक फतह कर लिया, तो हम उनको अपने हीरो के तौर पर अपने बच्चों को पेश करते हैं और वो हीरो फिर बड़ी अर्ली स्टेज के अंदर उनके दिमागों के अंदर आइडियल्स की फॉर्म के अंदर आते हैं, एंड देन दे कीप ऑन यू सी नॉरिशिंग दोज आइडियाज एंड आइडियल्स। तो मुझे लगता है कि एक तो ज़रा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें ज़रा थोड़ा-सा वस्तायत, जिसे आप कह सकते हैं, ना इधर का ना इधर का, को दरमियानी रास्ते में थोड़ा-सा चलते हुए चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। थर्ड और फिफ्थ जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है, वो ये कि हमें डायलॉग और डिबेट को फ़रोग़ देने के लिए हर लेवल पे ऐसे फोरम की ज़रूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए फोरम होना ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने, जैसे मैं थोड़ी पहले कहा था, कि दिमागों को कैद करने वाले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा हैं, दिमागों को ओपन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं हैं। आप जिसे आप कह सकते हैं कि पाबंदियाँ ज़्यादा हैं और ऐसे फोरम मौजूद नहीं है जहाँ पे जाके आप अपने ख़यालात शेयर करें, अपने ख़यालात की ऑथेंटिसिटी को चेक करें, उनको चैलेंज करवाएँ और फिर उसके बाद किसी फॉर्म ऑफ सिंथेसिस की तरफ आप लेके अपने आप को जाएँ। एग्जैक्टली। आई थिंक स्टेट की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड व्हाट यू मेंशन इन योर एंटायर जो आंसर है, व्हाट आई हैव गैदर्ड इज कि हर किसी अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें तो हमारे पास ये आई ना जो पोजीशन अब बन चुकी है। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, लाइक यू सेड, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम कोई गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करें
हर चीज़ यहाँ पे बिज़नेस मॉडल पे चल रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, यूनिवर्सिटीज़ आर जस्ट ट्राइंग टू फिल इन नंबर्स, सोशल मीडिया पे जस्ट व्यूज़, अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो सिर्फ टीआरपी पे है। तो इट्स वेरी कंसर्निंग बिकॉज़ दिस इज़न्ट जस्ट समथिंग दैट अफेक्ट्स अ फ्यू पीपल, दिस इज़ समथिंग दैट अफेक्ट्स द होल नेशन and in fact even nations around us because this is a domino effect. And there are a lot of accounts on the social media who promote hate speech, चाहे वो provincial है, sectarian है, or there is no action being taken against them because I don't think that any communication has been done from our country. Okay, this is a concern for us and this needs to be changed. So if you could just give us your closing remarks and then we could say goodbye to the podcast. I would like to say that thank you very much. This is a very good initiative. At least we have started talking about very sensitive subject like this. और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो व्यूअर्स हैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है। वो दूसरे पहलू को सोचे बगैर, उसको समझे बगैर किसी भी पहलू पे बात करना और उसको समझना ना समझना, ये अपने साथ ज़्यादती होगी। और हमें ऐसी ज़्यादतियों से अपने आप को भी बचाना है और इस मैसेज को भी फ़रोग़ देना है कि हमें हमेशा अल्टरनेट व्यूज़ को देखने की। Once you log off from this podcast, be sure to reflect on these words and thank you so much for tuning in. We'll see you next time. Thank you.